नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री डी.जी. भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, अध्याय 7वां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, भाग 2। भाग 1 में विजयनगर कहाँ पर बैठा है, किस दो नदी के द्वाब के क्षेत्र में है। अभी हम विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश यानी इस क्षेत्र में आने वाले भौगोलिक स्थिति का जानकारी लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो विजयनगर बैठा था। विजयनगर एक विशाल फैला हुआ शहर, तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र में हम्पी नाम का शहर, और हम्पी को ही आगे चलकर हम्पी के नाम से विजयनगर ये नाम दिया गया। ये प्रसिद्ध शहर अधिकांश राजधानी की तरह यह भी एक विशिष्ट भौगोलिक रूपरेखा विजयनगर की दिखाई देती है। हम सबसे पहले इस रूपरेखा में जल संपदा के बारे में जानकारी लेते हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी है। यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है और ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण प्रतीत करता है। और इन पहाड़ियों पर जलधाराएं, जलप्रपात धुआंधार दिखाई देती है। और रमणीय ऐसा क्षेत्र, इस क्षेत्र में सभी धाराओं साथ साथ मिलकर बहती है। अलग अलग आकार के हौज बनाए गए हैं, बहुत सारे झील, बहुत सारे तालाब बनाए हैं। और कृष्णदेवराय के कालखंड में भी ये जलाशय बनाए गए थे, उसके पहले भी बनाए गए थे। और डोमिंगो पेश ने इन जलाशयों का वर्णन किया है। तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक कुंड जैसे प्रेक्षणीय है, दर्शनीय है, पूजनीय है, उसी प्रकार के तुंगभद्रा नदी पर प्रसिद्ध ऐसा जलाशय 15वीं शताब्दी में आरंभिक वर्ष में, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहते हैं, ये इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों में सिंचित किया जाता है, बल्कि इस नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाता है। आर्थिक स्थिति विजयनगर की बनाने में जलाशय का, नदी तुंगभद्रा नदी का, कृष्णा नदी का और हौजे का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे सामाजिक स्थिति बनी है। जिसके सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक और महत्वपूर्ण नहर है। इस नहर को हरिया नहर कहते हैं। आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जाता है। हरिया नहर तुंगभद्रा पर बने हुए बांध से पानी लाया जाता है और इस नहर से शहरी के क्षेत्र में पानी तो दिया जाता है, एक धार्मिक केंद्र भी बना है। साथ साथ इस घाटी में सिंचित करने के लिए
प्रयोग किया जाता है और इसके निर्माण में संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया है। अभी हम देखते हैं कि जल जीवन की पहली शर्त है और इस साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा जल का है। इसमें हरियाणल नहर, कमलपुरम जलाशय, प्राकृतिक कुंड, हौजे, जिन्होंने सुजलम सुफलम ऐसा भाग विजयनगर का करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी हम प्राकृतिक रचनाओं में, भौगोलिक स्थितियों में कुछ किलेबंदियाँ तथा सड़कें के बारे में जानकारी लेते हैं। विजयनगर के किले प्रेक्षणीय हैं, दर्शनीय हैं। स्थापत्य कला, वास्तुकला, शिल्पकला में उसके गुबंदे, चारों तरफ से परकोट लगी हुई है। फारस के शासक, उन्होंने अपना एक दूत यहाँ पर भेजा है, उसका नाम अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ने इसका किले का वर्णन किया है, उसके प्रवेश द्वारों का वर्णन किया है, उसके गुबंद का, मनोरेखा, और इस वर्णन में किले किस प्रकार साम्राज्यों को, शासकों को समृद्ध बनाते हैं, किले राजनीति का किस प्रकार केंद्र बिंदु थे, और खेतों, बगीचे और आवासों के लिए चारों तरफ दीवार से घिरा, तीनों तरफ से दीवार, खेतों है, बगीचे है, आवास है, और ये किले और दीवार से भी खेत और आवास, उसकी वास्तुकला, शिल्पकला और भी दर्शनीय, प्रेक्षणीय दिखती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आगरे का ताजमहल, उसके सामने जो बगीचा, विशाल गार्डन बनाया हुआ है, तो उसी प्रकार से खेत, बगीचे और आसपास से बना हुआ दीवार, और ये पत्थरों से पक्की बनी हुई दीवार सुरक्षित परकोट करके मानी जाती है कि शत्रु भी अंदर प्रवेश न करे। इस पर सूबेदार, किलेदार उसकी सुरक्षा के लिए या नायक या राय रहते थे। इस किले का महत्वपूर्ण विशाल अन्नगार, जिसे हम बोलते हैं भंडार गृह, शासक के जनता के लिए, भरण पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर अन्नगारों का स्थान सुरक्षित रखा जाता था। और सुरक्षित और भव्य प्रवेशद्वार, साइड में एक प्रवेशद्वार दिया गया है, और ये प्रवेशद्वार भी उतना ही सुरक्षित और आकर्षित ऐसा है। आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। किले की दीवार का प्रवेशद्वार सामने बना हुआ है, और इस प्रवेशद्वार से शहर के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये दर्शनीय भाग पर रहता था, और बड़े बड़े रास्ते, साइड में दर्शनीय भाग, पुरातत्वीय दृष्टि से जिन्हें धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच कृषि क्षेत्र भी के साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ अनुमान भी मिले हैं, जिसे हम देखते हैं कि इस अनुमान से दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार, और ये दुर्ग पर बने हुए अलग अलग प्रकार के शैली के जो मनोरे है, गुबंदे हैं, और उस कालखंड में मेहराब साथ ही बनी गुबंद, ये तुर्की सल्तनतों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहास शैली का इंडो इस्लामिक कहते हैं। बहुत सारे पुरातत्ववादी इतिहासकार इन शैली को इंडो इस्लामिक शैली यानी
भारतीय और इस्लामिक शैली का एक मिश्रण करके इंडो इस्लामिक शैली से इस शैली का प्रवेश द्वार, इसके रास्ते, इसके फर्श, इसका बनाया हुआ डिज़ाइन बना हुआ है। जिस प्रकार किलेबंदी और सड़कें महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार हम अगला पॉइंट देखते हैं कि शहरी केंद्र। शहर के अंतर्गत शहरी केंद्र उसे हम्पी के विशाल मंदिर, हम्पी का मंदिर, हजाराम मंदिर या मंदिरों के सामने मंडपों की स्थापत्य से मिलता जुलता है। सभा मंडप रहता है, गोपुरम रहते हैं। पुर्तगाली यात्री बरबोसा द्वारा इसका वर्णन किया गया है कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार का, धार्मिक स्थिति का, पूजा स्थल का, सामाजिक स्थिति का, और पूजा स्थल और छोटे मंदिर भी शहर के अंतर्गत दर्शनीय थे। वो धार्मिक स्थिति के बारे में, पूजा अर्चा के बारे में, चर्चा के बारे में इसमें लगे रहते थे। जलाशय भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हौजे और उसमें जलाशय साइड में दिया हुआ एक जलाशय है, और इस जलाशय से उसकी रचना और उसके राजकीय केंद्र और जाति एक कृत्रिम जलाशय, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक बना हुआ एक जलाशय, और उसको थोड़ा आकार दिया गया है। और जलाशय का महत्व खेती के लिए, अर्थ उत्पादन के लिए किया जाता था। साथ साथ हम देखते हैं शहरी केंद्र के बाद हम्पी में मिले मंदिर, मंडपों और स्थापत्य शैली ये मिलती जुलती है। सामान्य लोगों के आवासों और अस्तित्व में नहीं, अब अस्तित्व में ही नहीं है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल यात्री ने इसका वर्णन किया है, बरबोसा, और इस क्षेत्र के सर्वेक्षण में से वो गीत है। जलाशय सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत थे, और पानी में जो मीठा पानी है, बारिश का जो पानी आता है, वो जलाशय में हर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भी मिलता था। और इसका धार्मिक महत्व भी वो जानते हैं। और जलाशय के पास, हर जलाशय के पास उनका मंदिर, छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। अभी हम देखते हैं राजकीय केंद्र। दक्षिण पश्चिम भाग में राजकीय केंद्र की स्थिति मौजूद थी। इसमें दक्षिण पश्चिम के भाग में मंदिरों और संप्रदाय को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। और प्रशासकों का एक श्रद्धा स्थान मंदिर था, और भव्य ऐसी इमारत यहाँ पर थी। अभी इस मंदिरों के साथ साथ भव्य विशाल भवन का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन राजा के दर्शनीय या राजनीतित्व के लिए एक महानवी डिब्बा, जिसे सभा मंडप तथा महानवी डिब्बा कहा जाता है, और ये सभा मंडप महानवी डिब्बा का महत्वपूर्ण स्थान उस कालखंड में था, जिसे भवन तो नहीं थे, लेकिन राजा के लिए महानवमी डिब्बा ये साक्ष्य मिले हैं। सबसे विशाल साक्ष्य है, परंतु इसके सबसे प्रभावशाली मंच है। और ऊंचे समतल भाग पर और ऊंचाई पर महानवमी डब्बा, उसे महानवी डब्बा कहा जाता है।
पूरा शत्र ऊंची दोहरी दीवार से घिरा हुआ है। दीवारें मजबूत है। इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसे आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ के लिए छेद बने हुए हैं। इसके दूसरी मंजिल पर स्तंभों से टिकी हुई है तथा खुला स्थान, इस पर खुला स्थान बचता होगा। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है, लेकिन इस मंडप का इतिहासकारों ने बहुत सारा गुणगान किया है, अपना प्रवास वर्णन में लिख के रखा है। महानवमी नवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। लगभग 11,000 वर्ग मीटर फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक इसकी चौड़ाई पर इसके साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पड़ा है, ये चित्र में दिखाई देता है। और ये मंच उनका सभा लेने का और उस एक आदर्श स्थान करके विजयनगर का माना जाता है, जिसे महानवमी डिब्बा कहा जाता है। तथा इस पर बहुत सारे धार्मिक त्यौहार, महोत्सव, उत्सव, जैसे हम बोलते हैं दसरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी नामों से जाना जाता है। और ये महानवमी का शाब्दिक अर्थ भी वही होता है कि महान नवा दिवस, तो महान नवा दिवस यानी कि महानवमी, और उसके लिए इसे एक धार्मिक स्थिति का एक महत्व भी दिया है। पूजनीय, दर्शनीय करके उसे वहाँ पर अपने स्मृति में वो रखते हैं। इस अवसर पर विजयनगर शासक ने रुतबे या ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन भी करते थे, और वो एक प्रेक्षणीय स्थान था। धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा का राज्य, अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, खेल कूद, नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और अति स्थितियों के दी जाने वाली औपचारिक भेंट, अवसर, आकर्षक। यहाँ पर ही महोत्सव, उत्सव सांकेतिक अर्थ से हम त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों से सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह करता था। उसके लिए भी ये ऊंचे स्थान का उपयोग करता था। इसकी संरचना से जुड़े अनुष्ठान भी है। महानवमी डब्बा अस्तित्व में ये विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि ये संरचना चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों और औरत तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र की स्थिति का कहीं और संरचनाओं की तरह भी एक पहली बना हुआ है। इस बारे में इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का एक अनुमान है। हम महान नवमी डिब्बा का जो वर्णन के साथ राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, सबसे सुंदर भवनों में से एक भवन लोटस महल है। इस लोटस महल को एक सुंदर भवन कहने में उस कालखंड में 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज यात्री आया था, उन्होंने पहली बार इसका नामकरण किया। नामकरण में उसने लोटस ही नाम दिया। अत्यंत सुंदर है, दर्शनीय है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं जानते हैं कि ये भवन किस कार्य के लिए बना है, क्यों बना है। लेकिन ये
भवन से राजकीय केंद्र की स्थिति और एक आदर्श लोटस कमल के फूल जैसा टेम्पल है जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए चित्र में भी मिलता है। और ये भी एक परिषदीय भवन था, राजा की परिषद यहाँ पर होती थी, सभा मंडप जैसा इस पर लेता था, परामर्शदाताओं से मिलता था, ऐसा इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र के हैं स्थिति से है, लेकिन कई केंद्र भी कई इसे अत्यंत दर्शनीय में हजार राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय है और कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता है। इस बार ये प्रश्न आया था, केवल राजा और उसके परिवार के लिए कौन से मंदिर का प्रयोग किया जाता था, तो ये हजार राम मंदिर का है। साइड में कमल के समीप स्थित हाथियों को अष्टबल दिखा गया है, वो नीचे का हाथियों का अष्टबल है और ये लोटस टेम्पल है। हजार राम मंदिर का भी यहाँ पर स्थान जैसा हम देखते हैं, मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग जो इधर दिखाई दिया है और हजार राम मंदिर के दीवार की मूर्तिकला जो हाथी के चित्र है, कुछ महिलाओं के चित्र है, कुछ पुरुषों के चित्र है, कुछ योद्धाओं के लिए है, कुछ अलग अलग प्रकार से दर्शनीय ऐसे चित्र यहाँ पर शोभनीय चित्र दिखाई दिए हैं और ये पूजनीय दर्शनीय इसे माना जाता था। केवल देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ सुरक्षित है। आज भी बहुत सारे पुरातत्ववादी इतिहासकार इसकी साक्ष्य पर ही अपना अनुमान लगाते हैं, बताते हैं कि ये कितने सम्राट समृद्ध और विकसित शक्तिशाली प्रभावी थे। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचना भी विनिष्ट हो गई है कि बहुत सारे मंदिर की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, शिल्पकला है, नक्शीकाम है, भरतकाम है, ऐसे भवन आज भी अस्तित्व में है, लेकिन वो भग्नावस्था में है ऐसा दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, अध्यापन पूरा हो गया। आपको बार बार बताया जा रहा है कि मूल्यांकन के प्रश्न व्हाट्सएप पर आपको लिख के भेजना है। मूल्यांकन के प्रश्न में पहला प्रश्न, तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए जलाशय और नहर का नाम बताओ। पहला प्रश्न, जलाशय का एक काना बाकी है, ख्याल रखना है। दूसरा प्रश्न, किलेबंदी से सबसे महत्वपूर्ण बात अब्दुल रजाक ने कौन सी बताई थी, उसके बारे में बताना है। किलेबंदी के स्थापत्य शैली को, इतिहास को क्या कहते थे, यानी ये स्थापत्य शैली कौन सी शैली से पुकारा जाता है। चौथा प्रश्न, महानवमी का अर्थ बताओ। महानवमी दिब्बा का अर्थ बताओ। और आपके लिए पांचवा और आखिरी प्रश्न, लोटस महल का नामकरण किसने किया। अभी आपके लिए गृह कार्य, ये भी लगभग 6 मार्क का या 8 मार्क का प्रश्न हो सकता है। आपको 6 पॉइंट 8 पॉइंट बनाकर देना है। महानवमी डिब्बा का वर्णन कीजिए और इसे बिंदु बनाकर लिखना है। और ये बड़ा प्रश्न है। अभी आपको ये विजयनगर का साम्राज्य
भाग 2 कुछ समझ में नहीं आए तो बताना है, मेरे साथ ऑनलाइन पर बात करना है। गूगल फॉर्म पर आपको मैं प्रश्न दूंगा, गूगल ऐप पर भी बोलना है, गूगल फॉर्म पर भी प्रश्न रहेंगे। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना, प्राचार्य श्री R कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले पीरियड में हम मिलेंगे।